PCOS, एंडोमेट्रोसिस, सिस्ट या फंगल इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। बहुत महिलाओं को ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट होती है, काफ़ी 1.5 महीने में पता चलता है प्रेगनेंसी हो गई, फिर गर्भ संस्कार शुरुआत करते हैं। क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स बच्चे में और मिसकैरेज बार बार होते हैं। हमने ये भी देखा है कि सिजेरियन की संख्या कितनी बढ़ गई है। जब पेन हो रहा है तभी उस बच्चे को पुश करो। हम सभी सुखी, स्वस्थ और बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस भविष्य की उम्मीद गर्भ से ही बनती है। वैसे तो गर्भधारणा ये बहुत प्राकृतिक या नैसर्गिक क्रिया है, लेकिन आज एक कपल के सामने ये चुनौती बन चुका है। अभी अभी के स्टैटिस्टिक से ये पता चलता है कि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट 3.2 से 2.3 पे आ गया है। और दूसरी बात कि IVF की संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है। पहले 5 में से 1 महिला IVF के लिए जाती थी, अब ये संख्या 3 हो चुकी है। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कंसेप्शन जैसे कि एग और एम्ब्रियो ट्रांसफर या IVF, IUI और वूम्ब भी, आर्टिफिशियल वूम्ब भी बन रहा है। क्योंकि ये समस्या इतनी तेज हो गई है, इसमें हमें आर्टिफिशियल मदद लेनी पड़ रही। जो क्रिया निसर्गता से ही हो सकती है, उसमें चैलेंजेस आ रहे। इसमें सिर्फ महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोष नहीं है, बल्कि ये भी देखा गया है कि पुरुष के बीज, उसके साइज, उसकी क्वांटिटी और मोटिलिटी, इन सब में भी कुछ दोष पाए गए। इसीलिए आज हमें एक ही उपाय को हम लैक कर रहे हैं या उसका नॉलेज बहुत जगह पे नहीं है, वो है गर्भ संस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर नूतन पाखरे आयुर्वेद योग गर्भ संस्कार एकेडमी की संस्थापक हूँ और मैंने इस विषय में 2 बुक लिखी है, द अल्टीमेट गाइड टू गर्भ संस्कार और प्रेगनेंसी योग। मैंने मेरे एकेडमी में 1,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस विषय में ट्रेन किया है। तो चलिए जोश टॉक के माध्यम से आज हम समझते हैं गर्भ संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार की आवश्यकता और महत्व को समझेंगे। गर्भ संस्कार ये 2 शब्द से बनता है, गर्भ और संस्कार। अब आयुर्वेद में बहुत ही सुंदर इसकी डेफिनेशन दी है। शुक्र शोणित जीव संयुगे तू खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा। इसका मतलब है कि स्पर्म, ओवम और सोल, इन तीनों का मिलन जब स्त्री के गर्भाशय में होता है तो एक जीव की निर्मित होती है। उस जीव को ही गर्भ करके कहा जाता है। और संस्कार, संस्कार यानी गुण का आदान करना, मतलब वैल्यू, वर्च्यूज और जो भी क्वालिटी आप आपके बच्चे में चाहते हो वो आप इंस्टील कर सकते हो। अगर हमें मॉडर्न साइंस के हिसाब से समझे तो प्रोग्रामिंग ऑफ द चाइल्ड इन द वूम। सो ये संस्कार की प्रति जो क्रिया है वो आपको निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जो कपल है उनको प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी के दौरान और इवन डिलीवरी के समय भी ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। अगर माँ बाप चाहते हैं कि हमारे घर में एक अच्छा बच्चा जो हमारे परिवार को ही नहीं बट समाज के लिए भी एक इंस्पिरेशन बने, तो इस थॉट से अगर वो शुरुआत करते हैं तो वो शुरू से ही एक अच्छी आत्मा जिसमें कम इंप्रेशन हो उसको ही इन्वोक कर सकते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी शुरू करने के पहले ही गर्भ संस्कार करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं, जो मेरे प्रैक्टिस में भी आते हैं, कि प्रेगनेंसी हो गई फिर गर्भ संस्कार शुरुआत करते हैं, बट एक्चुअली ये मिथ है। तो प्रेगनेंसी गर्भ संस्कार को मैं ये भी कहती हूँ कि इट इज़ कॉन्शियस कंसेप्शन। आप कॉन्शियसली अपने आप को, उस आत्मा को आमंत्रित कर रहे हो, अपने शरीर को शुद्ध रख रहे हो। क्योंकि अगर कोई आत्मा दैविक या अच्छे क्वालिटी वाली आत्मा आएगी तो उसको वो जगह भी बहुत अच्छी चाहिए रहने के लिए, क्योंकि 9 महीना वो एक स्त्री के शरीर में वो पलती है, उसका वृद्धि विकास होता है। इसीलिए स्त्री इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अब इसमें हम जब आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे कैसे आप कर सकते हो, तो हमारे शास्त्र में इवन 16 संस्कार के बारे में बताया गया। अब 16 संस्कार में से 4 संस्कार जो है वो भी एक गर्भ संस्कार का ही पार्ट हम समझ सकते हैं। जैसे कि पहला विवाह संस्कार, दूसरा गर्भाधान संस्कार, तीसरा पुंसवन संस्कार और चौथा जातकर्म। मोस्टली मॉडर्न साइंस में ये भी देखा गया है कि क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स बच्चे में और मिसकैरेज बार बार होते हैं। अगर प्रेगनेंसी रह भी गई तो भी मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत बार बहुत मेडिकल टेस्ट करने के बाद ये पता चलता है कि कुछ क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते, डिफेक्ट के कारण ऐसे हुआ। और बहुत सारे मिसकैरेजेस का तो कारण भी पता नहीं चलता और उसकी वजह से महिलाओं को ही बहुत टेंशन आता है, गिल्टी फील होता है कि वो ऐसा उसका कुछ दोष है। बट अगर आप एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन लो तो बहुत सारी चीज़ें आप रिजॉल्व कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। सो आयुर्वेद योग में एक्चुअली प्रिवेंशन ही बताया है ज़्यादा करके।
तो विवाह संस्कार के लिए आयुर्वेद में 3 बातें बताई है। सबसे पहले तो आप जब पार्टनर के साथ मिलते हो तो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, अतुल्य गोत्र अध्याय करके है आयुर्वेद में, जहाँ पे बताया गया है कि आप एक क्लोज फैमिली रिलेशनशिप में शादी ना करें, क्योंकि बहुत बार वो ट्रेन जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो कैरी ऑन हो सकता है। और तीसरा, आप में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। एक कपल में थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन, इन तीनों चीज़ों का सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और वो इच्छा शक्ति ही इस बात को पॉजिटिविटी डाल सकती है। तो जब नींव ही इतनी पॉजिटिव हो तो बच्चा तो पॉजिटिव आने ही वाला है। तो इसीलिए विवाह संस्कार। अब दूसरा आता है संस्कार, उसका नाम है गर्भाधान संस्कार। 16 संस्कार में टॉप मोस्ट संस्कार में ये इसका नंबर आता है। तो गर्भाधान में ये भी बताया गया कि कपल एक बार सोच लेते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, उसके बाद में पूरी जो विधि होती है, जैसे कि उनको ये समझना है, पहले तो नॉलेज लेना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी होती है, सेक्सुअल इंटीमेसी के दौरान या जब आप वो फाइनल एक्ट करने वाले हो उस समय का जो ऋतु है, मतलब सीजन या ओव्यूलेशन टाइम, फर्टाइल टाइम क्या है वो पता होना ज़रूरी है। वैसे ही वातावरण का भी असर वो उस बच्चे पे होने वाला है, उस बीज पे होने वाला है। तो आज का जो साइंस है एपिजेनेटिक्स काफ़ी पॉपुलर है इसी के लिए। तो हमारे आयुर्वेद में ये पहले से ही दिया हुआ है कि आप कैसे उस वातावरण को अच्छा रख सकते हो। एनर्जी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, ये एक साथ मिलनी चाहिए। इसीलिए ऑस्पिशियस टाइम देख के कपल ने वो विधि करनी चाहिए। दूसरा होता है क्षेत्र। जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर ही एक्चुअली बहुत पवित्र है, और महिला का शरीर स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे बच्चा 9 महीना रहने वाला है, उस शरीर में कुछ दोष ना हो, राइट। तो जैसे आज हम देखते हैं कि पीसीओएस, एंडोमेट्रोसिस, सिस्ट या फंगल इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर तो पूछो ही मत, इतना सारा चीज़ें उसके शरीर में चलती रहती हैं। इसीलिए उस महिलाओं को पहले अपना जांच करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला टेस्ट कपल को करना है वो है सीमेन एनालिसिस, मतलब स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी और मोटिलिटी, इन तीनों बातों पे ध्यान रखना। तो जब आप ये टेस्ट करोगे तब आपको समझेगा कि क्षेत्र जो है वो अच्छा है कि नहीं, जहाँ पे वो आत्मा आके शरीर का रूप धारण करेगी, राइट। तो ये हो गया ऋतु, क्षेत्र। अब तीसरी बात आती है बीज, मतलब स्पर्म एंड ओवम, क्योंकि उससे ही जाके वो आत्मा के साथ मिलके पूरा शरीर डेवलप होने वाला है। तो बीज जो है वो एक्चुअली उसकी क्रिया पहले से ही शुरुआत होती है, प्यूबरिटी के टाइम से ही अगर एक लड़की को सिखाया जाए तो उसका बीज और पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा। और पुरुष में भी बहुत सारे लोगों को इवन एडिक्शंस होते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, या आज का लाइफस्टाइल पूरा सेडेंट्री हो चुका है, हमारा काम पूरा डेस्कटॉप हो चुका है, लैक ऑफ एक्टिविटी है, एजुकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन तो लोडेड है, लेकिन उसका कितना प्रोग्रामिंग डाउनलोड क्या क्या हो रहा है वो पता ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि बीज की शुद्धि करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो चेकअप करो, अगर उसमें दोष नज़र आता है तो बीज संस्कार किया जाता है। आयुर्वेद और योग में पंचकर्म और षटकर्म की बात आती है, और जब आप शरीर की शुद्धि, बीज की शुद्धि करते हो तो थोड़ा सा कमजोरी आता है, इसीलिए आपको स्ट्रेंथनिंग करना है। तो पहला आता है क्लेंजिंग, दूसरा आता है स्ट्रेंथनिंग। एंड जब आप स्ट्रेंथनिंग करते हो तो एक दूसरे के साथ बात करना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। मैंने अभी अभी न्यूज़ पढ़ी कि कोरिया में पूरे वीक में मतलब 4 ही दिन काम के रखे हैं, बाकी के दिन कपल्स को क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए दिया गया है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें हमको हमारे इंडिया में भी लानी चाहिए, क्योंकि इस क्वालिटी टाइम के कारण नहीं स्पेंड होता है, इसीलिए कपल में जो रिलेशन या जो भाव, प्रेम भाव निर्माण होना चाहिए वो कहीं पे लैक हो रहा है। तो मैंने कहा पहले क्लेंजिंग, दूसरा स्ट्रेंथनिंग, और तीसरा बॉन्डिंग। और जब ये बॉन्ड आता है तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा है वो ऑलरेडी, आपने जो जो प्रोग्राम डाले हैं वो ऑलरेडी रेडी है, उसके साथ वो बाहर आता है। अब बाद में आप चाहे उसको कितना भी बताना चाहो, सिखाना चाहो, वो नहीं सीखेगा, क्योंकि ये 9 महीना सेक्लूडेड टाइम है। सेक्लूडेड मतलब वो अकेला और माँ, इन दोनों के साथ, और माँ जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आती है वो पूरा इंप्रेशन उसके बच्चे पे जा रहा है। इसीलिए माँ को कॉन्शियसली सोचना चाहिए कि मैं जो भी खाऊंगी, पीऊंगी या करूंगी, या मैं अकेले में भी जो जो करती हूँ वो सब बच्चे में जा रहा है। तो इसीलिए कॉन्शियस कंसेप्शन ही है जो गर्भ संस्कार है। अब आते हैं कि कंसेप्शन हो गया, सपोज आपने ये प्लानिंग करके सब कुछ किया। बहुत महिलाओं को ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट होती है, काफ़ी 1.5 महीने में पता चलता है, जब उसका पीरियड मिस हो जाता है, ठीक है।
अब इस उस समय तो काफ़ी सारे तो पूरा ब्लूप्रिंट मतलब पूरा फाउंडेशन है बच्चे का, वो तो बन जाता है पहले ही 1.5 महीने में। और उसको बाद में पता चलता है शायद वो उस समय अटेंशन देना भूल जाएगी, वो कहीं ट्रैवल कर रही है। मेरे प्रैक्टिस में मैंने ये भी देखा है कि बहुत मेहनत से कंसेप्शन हो गया और उस लेडी ने उसी वक़्त ट्रैवल किया और मिसकैरेज हो गया और अब वो उससे डिप्रेशन और स्ट्रेस में जा रही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जब आप कॉन्शियसली सोचते हो तो आपको पता है कि ये संबंध हुआ है, इसके बाद चांसेस है कि मैं प्रेग्नेंट रह जाऊँ। तो जो आप एक्टिविटी कर रहे हो उसमें आप ख़्याल रखोगे। और बहुत बार आपको इन्वॉल्व करना है कि स्टेबिलिटी वाली प्रैक्टिस, क्योंकि पहला ट्राइमेस्टर होता है ये, पहला, दूसरा, तीसरा महीना ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। 9 महीने को हम 3 भाग में बाँटते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आहार से हो, चाहे वो विहार से हो या आचार, विचार और वातावरण में हो, राइट? और मैं बहुत बार ये समझाती हूँ कि डाइट, डिसिप्लिन एंड लाइफ़स्टाइल ब्रिंग्स द जॉय इन योर लाइफ, DDLJ। तो ये बहुत प्रोमिनेंट आपको याद रहेगा। अब दूसरा पार्ट आता है। पहले पार्ट में इवन नौशिया, वोमिटिंग, ये भी बातें, ये सफ़र होता है। मिसकैरेजेस अगर होना है तो वो पहले ही ट्राइमेस्टर में हो जाएगा, ठीक है? अब इस मिसकैरेज और ऐसे सब चीज़ों को कैसे फेस करना या प्रिवेंट करना, इसीलिए हम स्टेबिलिटी प्रैक्टिस को बताते हैं। दूसरा ट्राइमेस्टर आता है, चौथा, पाँचवा और छठा महीना। मिडल ट्राइमेस्टर इज़ द सेफेस्ट टाइम इन प्रेगनेंसी, जिसमें आपको अगर ट्रैवल प्लान करना है, कुछ एक्टिविटी जो डायनामिक प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आजकल योग भी लोग करते हैं और मैं खुद प्रेगनेंसी योग सिखाती हूँ। तो पहले ट्राइमेस्टर में आप कोई भी आसन ऐसे मत करो कि वो बच्चे पे नेगेटिव इंप्रेशन डालेगा, चाहे वो टॉपसिटर्वी आसन हो या चाहे वो डायनामिक हिप वाइडनिंग आसन हो, उसको अवॉइड ही करना चाहिए। बट वो सब चीज़ें आपको करने को मन करे तो आप ज़रूर चौथे, पाँचवें, छठे महीने में करें। इस समय चौथे महीने में हृदय यानी हार्ट बच्चे का डेवलप होने लगता है। माँ को इवन फील भी होगा कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। पहले ट्राइमेस्टर में पता भी नहीं चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसीलिए चौथे महीने में जैसे ही एंट्री होती है वो खुद को भी बहुत स्ट्रांग महसूस कर पाएगी और प्रेगनेंसी के जो भी फीलिंग्स है, पॉजिटिव फीलिंग्स, वो उसको भी महसूस होंगे और खाना जो खा रही है वो भी थोड़ा डाइजेस्ट होने लगेगा। अब इस समय गर्भ संवाद की बात आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि 16 वीक के बाद बच्चे का हियरिंग एबिलिटी भी आता है। और जब भी गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो अभिमन्यु की स्टोरी सुनाए बिना तो कोई भी नहीं छोड़ता, राइट? अभिमन्यु की स्टोरी आती है, मैं भी अपने कोर्स में अभिमन्यु की स्टोरी तो मेरे स्टूडेंट को सुनाती हूँ, लेकिन इसमें एक मैसेज जो है वो कहीं पे मैंने सुना नहीं, जो मैं अपने स्टूडेंट को सुनाती हूँ कि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अभिमन्यु ने जब वो गर्भ में था तब वो चक्रव्यूह में जाने का मार्ग तो पता था, लेकिन उससे वापस कैसे आए उस पता नहीं था और इसके कारण उसकी मृत्यु होती है। तो इसीलिए अगर आपको चौथे महीने में या सुनने का जो भी है उसी समय अगर आप शुरू करें तो अभिमन्यु के जैसे तेज बच्चा आएगा, लेकिन वो ये भी जानेगा कि मुझे एंड तक करना क्या है। तो A to Z एक्टिविटी आपको करना चाहिए। अब आते हैं 5वें महीने में, जब उस गर्भ में सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते, तो इसके लिए महिलाओं को वो जो पंच महाभूत यानी जो हमारे 5 एलिमेंट्स है उसके रिलेटेड एक्टिविटी ऐड करनी चाहिए। और इसमें वो ये भी सोच सकते हैं कि अपने बच्चे के सेंस ऑर्गन, ये ज्ञानेंद्रिय है तो उसको नॉलेज उसी से मिलने वाला है, तो उसको कैसे सुपरफाइन करे, उसके लिए वो कुछ एक्टिविटी ऐड कर सकती है। सुडोको सॉल्विंग, रीडिंग, स्टोरी टेलिंग, मंत्र साधना या योगा प्रैक्टिस, ये सभी कुछ वो उस समय ऐड कर सकती है। छठे महीने में बुद्धि डेवलप होती है, षष्ठे बुद्धि कहा है, मतलब कॉग्निशन जो आता है वो उसी समय आता है। तो इस समय अगर वो स्पेसिफिकली सुडोको सॉल्व कर रही है या ब्रेन वाली मिड ब्रेन एक्टिविटी वाली चीज़ें अगर करेगी तो ज़रूर बच्चे के जो न्यूरॉन्स हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के होंगे। तो इसीलिए चौथे, पाँचवें और छठे महीने में स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्टिविटी करनी चाहिए। तो मैंने स्ट्रेंथ योग मॉड्यूल डेवलप किया है इसी के लिए। अब तीसरे ट्राइमेस्टर में आते हैं, जिसमें स्पेस क्रिएशन वाले एक्टिविटी करनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि अभी तो पूरा बच्चा बन चुका है, ठीक है? अब 7वां महीना है कि रिफाइन हो रहा है वो बच्चा, और टफनेस तो आता है। पूरी वृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इज ऑलरेडी डन। नाउ मदर ऑल्सो फील्स एग्जॉस्टेड, और पूरा आगे पीछे नीचे सब जगह पे टाइट होता है। तो बहुत सारी महिलाओं को वेरिकोज वेन्स हो या फिर वेरिकोज वेन्स या ओबेसिटी या खुजली आना या लीनिया अल्बा जो स्ट्रेच मार्क है वो भी दिखते हैं, बर्निंग सेंसेशन होता है, बैक एक होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं।
इवन किसी किसी महिलाओं को जेस्टेशनल प्रॉब्लम आते हैं, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या फिर बहुत सारा वज़न बढ़ने के कारण स्ट्रेस डेवलप होता है। अब इन सब बातों को टालने के लिए ही हम सब ये एक्टिविटी देते हैं। अब जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तो बहुत बार तो मूवमेंट चालू हो जाती है। तो आयुर्वेद में वातानुलोमन चीज़ें बोली है, मतलब वो रोटेशन जो बच्चे का हो रहा है। बच्चा भी बहुत स्मार्ट होता है, अपने आप ही सब कुछ क्रिया होती है, आपको सिर्फ विश्वास रखना है अपने शरीर पे और आप जो कर रहे हैं उस एक्टिविटी पे। तो उस बच्चे को रोटेट, मतलब हेड नीचे आना चाहिए, तो वो जब रोटेट करता है तो आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस रोटेशन के लिए आप फैसिलिटेशन करना चाहिए। तो इस समय बहुत ज़्यादा टॉप्सी टर्वी आसन करना, या फिर ऐसे कुछ किसी ने कुछ बोला और हमने किया, या इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखा और हमने वो कर लिया, ऐसे मत करो। ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है, इसीलिए इवन 8वें महीने में ट्रैवल और बाकी कुछ भी चीज़ें नहीं करने को कहा है आयुर्वेद में। तो अगर आपको इवन डिलीवरी भी बहुत बार महिलाएं प्लान करते हैं कि अपने मैके करते हैं, तो ट्रैवल अगर करना है तो 7वें महीने में जाओ या फिर 9वें महीने में जाओ। 8वें महीने में थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें कभी कभी ऊर्जा माँ में होती है और कभी कभी ऊर्जा बच्चे में होती है। तो अगर ऊर्जा माँ में है तो बच्चे को कुछ हानि होने के चांसेस है, अगर बच्चे में है तो माँ को कुछ हानि हो सकती है और प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसीलिए ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो हमने स्टेबिलिटी योग पहले ट्राइमेस्टर में किया वही हमको 8वें महीने में भी कंटिन्यू करना है। फिर से हमें बैक टू दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल आना है। तो 7वें महीने में आप स्पेस वाला एक्टिविटी जो कर रहे हैं, चाहे वो आसन में मैं बोलूँ तो उत्कट आसन हो, मतलब जो मलासन है या वीरभद्रासन है, ये अगर कर रहे हैं तो वो 8वें महीने में थोड़ा रेस्ट लेना, फिर से आप मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव प्रैक्टिस में आ जाइए। अब इसमें रोल ऑफ हस्बैंड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो आपके हस्बैंड के थ्रू आपको ज़्यादा मिलता है। ऑक्सीटोसिन इज़ लव हार्मोन, राइट। तो जब हस्बैंड और वाइफ दोनों को पता है कि हमारा अभी थर्ड ट्राइमेस्टर चालू है, तो इसका एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। लेबर पेन कैसे होते हैं, कब कौन से फॉल्स पेन है, कौन से ट्रू पेन है, और वजाइनल डिलीवरी की तरफ हम कैसे जाए, क्योंकि अगर आप सीजरियन में जाओगे तो फिर अगेन वो बच्चे के तबीयत के लिए, इम्यूनिटी के लिए उसका थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आता ही है। हमने ये भी देखा है कि सीजरियन की संख्या कितनी बढ़ गई है। आइडियली इट शुड बी 15%, बट नाउ 2023 का डेटा बता रहा है कि ये 34.2 हो गया है। और इसका कारण मेन ये है कि जो महिला को इसका नॉलेज ही नहीं है और उसका डर ज़्यादा है नॉलेज से ज़्यादा। जो फियर फैक्टर है वो क्या कर लेता है, आपके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और डिलीवरी के लिए तो आपका जो सर्विक्स है वो धीरे धीरे डायलेट होता है, 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक आता है, और बच्चा आसानी से बाहर आ सकता है क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है ये। लेकिन डर के कारण क्या हो रहा है, आपने उस सर्विक्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और देखो, आपको भी महसूस होगा कि जब हम डरते हैं या एंजाइटी में आते हैं तो हम मसल को टाइट कर लेते हैं। तो इसीलिए जब स्पेस क्रिएटिंग योग करते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपके मुंह से, जैसे लमाज ब्रीदिंग में ये कराते हैं कि पर स्लिप ब्रीदिंग, इनहेल करके ऐसे कर रहे, राइट। तो ये जो ब्रीदिंग हो रही है, इससे क्या हो रहा है कि आपका जो लिप्स है वो एक्चुअली सर्विक्स से रिलेट करो तो सर्विक्स को ओपन करने के लिए हेल्प कर रहे हो, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि वो आसानी से, वो कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है तो सर्विक्स का मुंह खुल रहा है। तो आपके मसल और माइंड ये बहुत रिलेटेड है। तो इसीलिए योग प्रैक्टिस और मंत्र साधना, ब्रीदिंग प्रैक्टिस इस समय अगर करें तो बहुत बढ़िया है। और जो लिस्ट है आपकी, जो बैग प्रिपेयर करनी है हॉस्पिटल जाने की, वो भी पहले से ही प्रिपेयर करके रखो ताकि आपको लास्ट मिनट पे पैनिक ना हो। अगर आप पैनिक हो जाएंगे तो फिर से मसल कॉन्ट्रैक्शन में जाएंगे और कुछ उलट पुलट हो जाएगा। हम काफ़ी बार सुनते हैं ना, अरे सब कुछ ठीक था लेकिन लास्ट मिनट पे जब डिलीवरी में गए तो बच्चा के नाल अटक गई, या फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी तो हमें सीजरी करना पड़ेगा, या पानी अचानक से वाटर ब्रेक हो गया जो पहले ही हो गया, वैसे तो टाइम था लेकिन प्री मैच्योर हो गया। ये सब चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि आप कुछ तो अटेंशन आपका चुक जाता है। अब जब डिलीवरी हो रही है तो एक तो विश्वास, ये फियर को निकालो, एंड ब्रीदिंग प्रैक्टिस से आप वो, जब पेन हो रहा है तभी उस बच्चे को पुश करो। पेन नहीं है उसके बीच में आप डीप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करके अपनी ताकत बढ़ाओ। और उस समय आप ज़्यादा करके लिक्विड डाइट ही लो, बहुत ज़्यादा सॉलिड या बहुत ज़्यादा हेवी फूड भी मत लेना। अब इसके बाद में जब डिलीवरी होती है, एक महत्वपूर्ण संस्कार आता है, उसका नाम है जातकर्मा, मतलब जब कॉर्ड कटिंग होती है। अब कॉर्ड कटिंग के टाइम पे भी महिलाओं को, मतलब उस समय तो वो पेन में ही होती है, इमीडिएटली बच्चे को अगर माँ के पास दे तो उसको कंगारू टच बोलते हैं।
तो इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो फिर से रिलीज होता है, जो भी क्लॉट्स या बाकी सब चीज़ें हैं वो फटाक से बाहर आती है, क्योंकि बच्चा बाहर आने के बाद 30 to 40 मिनट्स के बाद इवन प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड भी बाहर आता है। तो वो अगर क्रिया सब हो जाए तो फिर 4th ट्राइमेस्टर या पोस्ट नेटल केयर शुरू हो जाती। इसीलिए इन सब बातों का तो लेबर रूम में ख्याल रखा जाएगा, लेकिन आपको भी ये नॉलेज होना चाहिए कि अब ये हुआ, नाउ आई एम ओके, क्योंकि जैसे ही आपको हाथ में बच्चा मिले तो आधे से ज़्यादा पेन तो कम हो जाता है। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है कि 3 गोल है गर्भिणी परिचर्या के। सबसे पहले अनुपघाताय, मतलब जो डिलीवरी हो रही या पूरी प्रेगनेंसी में कोई भी इंजुरी ना हो या मिसकैरेज या फिर प्री मैच्योर बर्थ ना हो। दूसरा परिपूर्णाय, बच्चे की ग्रोथ पूर्ण होनी चाहिए, मतलब उसके किसी भी ऑर्गन में अपूर्णता ना हो, या जब डिलीवरी के बाद बच्चा रोना भी चाहिए, उसके जो अबगार स्कोर चेक किए जाते हैं वो भी कंप्लीट अच्छे होने चाहिए, ताकि बच्चे का हार्ट इंडिपेंडेंटली काम करना शुरू करे, ब्रीदिंग करना शुरू करे। तो इसके लिए परिपूर्णाय मतलब वो पूर्ण रूप से डेवलप हो। और तीसरी बात सुख प्रसव। अब लोग बोलेंगे कि सुख, इसमें डिलीवरी करना वजाइना से वो कैसे सुख दे सकता है? तो जैसे मैंने कहा कि कंगारू टच, जैसे ही बच्चे को देखे तो वो जो सुख होता है वो कोई भी माँ एक शब्द में व्यक्त नहीं कर सकती, उसकी पूरी जो दर्द है वो गायब हो जाती है। एंड उसके बाद में भी आपका चैलेंज खत्म नहीं हुआ है, उल्टा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे को फीड करना चाहिए। तो ब्रेस्ट फीडिंग के लेसन भी आपको 3rd ट्राइमेस्टर में डॉक्टर बता ही देंगे। लैचिंग होना ज़रूरी है, और पहला जो मिल्क आता है, कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं, वो बच्चे को देना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी होगी। एक तो वो वजाइना से आया, वजाइना में भी लैक्टोबैसिलस होते हैं, जो उसने ले लिया उससे भी बहुत इम्यूनिटी डेवलप होती है। कोलोस्ट्रॉम ले लिया दूसरा डोज, उससे और भी बढ़िया हो गया। इस तरीके से हम अगर ख्याल रखते हैं तो बहुत ही अच्छी जनरेशन हम बना सकते हैं, राइट। अब बच्चा बाद में घर में आने के बाद भी जो ख्याल रखते हैं, और माँ की जो यूट्रस और पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने इतना काम किया होता है, उसको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। इसीलिए सूतिका परिचर्या का वर्णन आता है, जो 4th ट्राइमेस्टर हम कह सकते हैं कि यूट्रस फिर से अपनी जगह पे जाने की कोशिश करता है। और उसके बाद में ये 45 डेज़ का पीरियड होता है, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा लोगों को बुलाओ मत, क्योंकि उससे अगेन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए आपको इवन क्वारंटीन, जैसे हमने कोविड में ये किया, फॉलो किया, वैसे ही 45 डेज़ अपने आप को थोड़ा रिजुनेट करो, रिलैक्स करो, और फिर से एनकरेज करो कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बनेगी। बड़ा सोचिए तो ही बड़ा कुछ होगा, और इसी सोच के लिए गर्भ संस्कार को अपनाना बहुत ज़रूरी है। गर्भ संस्कार को इनफैक्ट बहुत ही आगे लाने का समय आ गया है, नहीं तो आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अभी हमें कैप्चर कर रही है, वैसे ही आर्टिफिशियल वूम भी बन गई है। तो ये जो नैसर्गिक प्रक्रिया है वो कहीं पे डिसअपेयर हो जाएगी। तो इसको हमें डिसअपेयर नहीं होने देना है। हमें रोबोट नहीं चाहिए, हमें इंसान या मानव चाहिए, मनुष्य चाहिए, जो भावनाओं से बना हुआ है, जो रोबोट में बिल्कुल नहीं आ सकती। तो गर्भ संस्कार उसका एकमात्र उपाय है। धन्यवाद। जब हम घर पर सबका ख्याल रख रहे होते हैं या पढ़ाई पूरी कर चुके होते हैं, तो मन में एक सवाल जरूर आता है, अब यहाँ से मेरे लिए आगे क्या है? हम कभी कभी भूल जाते हैं कि हम कितने काबिल हैं। हम भी घर के सभी कामकाज के साथ अपना करियर भी बना सकते हैं। ऐसे में कभी परिवार का साथ नहीं मिलता, कभी कोई सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता, या फिर कभी कभी हम खुद ही हार मानकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे में हम सबको चाहिए होता है बस एक सपोर्ट, और वो सपोर्ट हमें मिलेगा जोश टॉक से। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप, हमारी जैसी और औरतों का सपोर्ट मिलेगा, जिससे हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमें एक्सपर्ट्स ऐसे गाइड करेंगे जैसे हमारी बड़ी बहन हो। इसके लिए हमें बस एक फॉर्म भरना है, जो कि डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डाल दिया गया है। चलिए साथ मिलकर आपके सपनों की नौकरी को हासिल करने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। चाहे आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हो या फिर नए स्किल सीखना चाहती हो, जोश टॉक्स की टीम आपकी मदद के लिए यहाँ है।